नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकायुक्त को लेकर बनी चयन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित, सीएम धामी ने की अध्यक्षता। एक सदस्य के चयन को लेकर हुआ मंथन। उत्तराखंड में आयुष्मान भव अभियान जारी, पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिला स्तर पर कैंप लग रहे, बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे सहयोग। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत, कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति ने मुंडवाया सिर तो बीजेपी बोली सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा किया। मानसून में आपदा से उत्तराखंड को 1417.51 करोड़ का नुकसान, जगह जगह सड़क और पुल टूटे, गन्ने की फसल हुई बर्बाद। आपदा सचिव बोले मदद के लिए केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। और देहरादून में इस्पात सेंटर की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़, नकदी और सामग्री बरामद, महिला मैनेजर और एक पुरुष गिरफ्तार, इस्पात सेंटर के मालिक फरार। और अब खबरें विस्तार से। लोकायुक्त को लेकर बनी चयन समिति की महत्वपूर्ण बैठक देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में एक सदस्य के चयन को लेकर मंथन हुआ, जिसकी सिफारिश राज्यपाल को भेजी जाएगी। आपको बता दें कि चयन में विधि वेत्ता के चयन को लेकर मंथन हुआ है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने के निर्देश जारी किए हैं। बेहतर होगा। आज इसी विषय पर बातचीत हुई है और जल्द ही जब चयन समिति में विधिवेत्ता के रूप में सदस्य का चयन हो जाएगा, उसके पश्चात सर्च कमेटी, खोजबीन समिति अपना काम करेगी और मुझे विश्वास है कि बैठकें जल्द से जल्द हों, जिससे कि लोकायुक्त की नियुक्ति के में जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं सरकार को, उस निर्देश के अनुरूप में लोकायुक्त की नियुक्ति हो सके। भाजपा राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और सांसद उत्तराखंड नरेश बंसल ने राज्यसभा में भी नारी शक्ति वंदन बिल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पास होने पर हर्ष जताया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार और धन्यवाद दिया और देश की सभी नारी शक्ति को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। नई संसद के नए भवन में आज महिला वंदन अधिनियम संविधान संशोधन 128 राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। यह सिद्ध हो गया कि मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर नारी सशक्तिकरण तक के जितने भी आयाम हैं, वो सब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे होंगे। 30 सालों से चला हुआ सफर, महिला आरक्षण की मांग, वो आज पूरी हुई है। योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उनका आभार प्रकट किया। बाबा रामदेव ने कहा कि नारी वंदन अधिनियम लागू करने पर प्रधानमंत्री ने संविधान की मूल अवधारणा को पूरा करने का काम किया है। महिलाओं को सशक्त बनाने का उनका जो सपना देखा गया था, वो सपने को पूरा करने का काम अब पूरा हुआ है। शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण ला करके हमारे राष्ट्र ऋषि, राष्ट्र के गौरव, सनातन के गौरव,
हम सबके लिए भगवान के वरदान और महिलाओं के लिए भी भगवान के वरदान श्रद्धे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बिल लाया है, यह कालजयी का एक निर्णय है। युगों युगों तक देश की मातृशक्ति श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ रहेगी। और यह मात्र महिलाओं का आरक्षण मात्र ही नहीं है, उनके गौरव को, उनके शौर्य को, उनकी वीरता को, उनके बलिदान को, उनकी कुर्बानियों को, इस मातृशक्ति का जो इस राष्ट्र के लिए योगदान रहा है, यह उसके प्रति कृतज्ञता का भाव है। इसलिए इसको वंदन नाम जोड़ा गया है। तो यह हमारी उस सनातन संस्कृति का संस्कार है हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के हृदय में, जिन्होंने महिलाओं को इतना बड़ा ये गौरव दिया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी का कार्यकाल 27 सितंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर कमेटी का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि अभी तक 2 बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है, जिसके चलते अब तीसरी बार कार्यकाल विस्तार पर चर्चाएं तेज होने लगी है, क्योंकि कमेटी की ओर से अभी तक यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को नहीं सौंपा गया है। आपको बता दें कि कमेटी की ओर से यूसीसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है, जिसे जल्द ही सरकार को सौंप दिया जाएगा। आप मेरे एक कथन को जब यूसीसी कहा जा रहा था, तब मैंने कहा था कि धामी जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। और मैंने उस दिन भी कहा था कि संविधान बिल्कुल स्पष्ट है इस विषय में कि ये कंकरेंट उसका सब्जेक्ट है। जब तक केंद्र इसमें कानून नहीं बनाएगा, तब तक जो है राज्यों का कानून बेहुदा हो जाएगा। तो अब अपनी झेप मिटाने के लिए जो है यूसीसी के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश सरकार इस समय पूरे प्रदेश में आयुष्मान भव अभियान चला रही है। इस अभियान में सरकार की एक मुख्य योजना ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवार के प्रत्येक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट आयुष्मान भव योजना का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए विधानसभा जिला स्तर पर कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वॉलंटियर के रूप में आम जनता को इन कैंपों तक ले जाने का काम कर रहे हैं और जो लोग छूटे हुए हैं उन लोगों के वोटर कार्ड को लेकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान भव कार्यक्रम चल रहा है। जो आयुष्मान कार्ड हैं वो राज्य के 100% लोगों को प्राप्त हो, राज्य के 100% लोग अपने स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखें और सरकार उनके स्वास्थ्य सुरक्षा का जो ध्यान रख रही है उसका वो लाभ उन लोगों को मिले। सरकार ने पहले ये राशन कार्ड पर 100% आयुष्मान कार्ड बनने का जो प्राविधान था, उसको अब चुनाव पहचान पत्र जो हमारा वोटर आईडी है उस पर कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। और आजकल आयुष्मान भव के विधानसभा स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर कैंप लग रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर लग रहे हैं और इन सारे शिविरों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक वॉलंटियर बनकर लोगों को कैंप तक ले जाने का काम कर रहे हैं। अंकित भंडारी को न्याय दिलाने को लेकर कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के द्वारा सिर मुंडवाया गया है, जिसको लेकर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि ये एक निंदनीय बात है। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सिर मुंडवा रही है और ये हमारी संस्कृति और सभ्यता में नहीं है कि महिलाएं अपना सिर मुंडवाएं। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ने समाचारों के सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा किया है। अपरिपक्वता, नैतिक पतन की पराकाष्ठा और इस तरीके का जो इन्होंने ये कार्य किया है बहुत ही निंदनीय है। और मैं कहूँगी कि अपनी सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए, टीवी न्यूज़ में छपने के लिए अगर कांग्रेस की बहनें इस प्रकार से अपना जो एक प्रश्न खड़ा कर देती हैं किसी भी नारी शक्ति के लिए, नारीत्व के लिए, स्त्रीत्व के लिए, क्योंकि इस तरीके की हमारी संस्कृति नहीं है। उत्तराखंड में काफी लंबे समय से कैबिनेट के 4 पद खाली चल रहे हैं, तो वहीं 70 से ज्यादा दायित्व खाली पड़े हुए हैं, जिन्हें भरने के लिए
भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार के बीच काफी लंबी बातचीत जारी है। अब जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इशारा दिया है कि जल्दी ही दायित्व बांटे जा सकते हैं, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी वार्ता पूरी हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि दायित्व को लेकर पार्टी में चर्चा हो चुकी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित परेड के निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारियों को आगामी 21 अक्टूबर और 9 नवंबर पुलिस स्मृति राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित होने वाली रैतिक परेड का निरीक्षण किया गया के संबंध से तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान एसएसपी द्वारा पुलिस लाइन, आपको बता दें कि पुलिस लाइन परिसर में जवानों की बैरिको, सीपीसी कैंटीन, आवासीय परिसर आदि का निरीक्षण करते हुए वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। राजधानी देहरादून के सुप्रसिद्ध दून अस्पताल से 7 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि आकर्षक वेतन न मिलने से दून मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग से 4 असिस्टेंट प्रोफेसर सहित 7 डॉक्टर्स ने अपना रेजिग्नेशन दिया है। इनमें से 2 डॉक्टर्स फिजियोलॉजी, 1 डॉक्टर गायनी विभाग जबकि 5 डॉक्टर संविदा के हैं। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना का कहना है कि एक बड़ा संस्थान होने के नाते यहाँ कई डॉक्टर्स अपनी ज्वाइनिंग देते रहते हैं। बीते कुछ महीनों में करीब 8 से 10 चिकित्सकों ने अपना इस्तीफा दिया है या फिर अपना इस्तीफा स्वीकृत करने के लिए आवेदन किया हुआ है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मेडिकल कॉलेज से रिजाइन करने वाले चिकित्सकों के व्यक्तिगत कारण रहे हो या फिर उन्हें कहीं और बेहतर अवसर मिल रहे हों। हालांकि इन डॉक्टर्स ने रिजाइन पर विचार किया जा रहा है, इसीलिए किसी भी डॉक्टर को अभी तक रिलीव नहीं किया गया है। दून मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत एक बड़ा संस्थान है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है कई जो है यहाँ पर डॉक्टर आते हैं जाते हैं, और अभी कुछ महीनों में जो है यहाँ पर लगभग जो है 8-10 जो है डॉक्टरों ने जो है इस्तीफा दिया है और या अपने जो है इस्तीफे के लिए जो है यहाँ पर जो है आवेदन किया है। तो हो सकता है जो है उन्हें कहीं और अच्छे अवसर मिल रहे हों, हो सकता है उनके जो है कुछ व्यक्तिगत कारण रहे हों, तो इस पर विचार किया जा रहा है। अभी किसी को भी जो है रिलीव नहीं किया है। शहर में जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी फिंचाराम चौहान की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय हल्द्वानी में बाल श्रम जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में श्रम अधिकारी पूनम कांडपाल ने बताया कि बाल और किशोर श्रम के अंतर्गत 239 निरीक्षण किए गए, जिसमें चिन्हित 1 बाल श्रमिक, 9 किशोर श्रमिक पाए गए और एफआईआर 3 लोगों के खिलाफ की गई है जो न्यायालय में विचाराधीन है। और अब अपर जिलाधिकारी ने श्रम अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जागरूकता के तहत बाल श्रम रोकथाम से संबंधित जानकारी आम जनमानस को भी दी जाए और पैम्पलेट और स्टिकर के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए। इसमें हर तीसरे महीने एक बैठक होती है, जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक होती है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आज बैठक की गई। इसमें बाल श्रम अधिकारी थे और सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स थे, जो एनजीओ थे वो लोग आए थे, शिक्षा विभाग से लोग आए थे। हमारे नैनीताल जनपद में भी बाल श्रम के पहले को केस पाए गए हैं। 3 एफआईआर भी पूर्व में हो चुकी जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है। उसी की समीक्षा के संबंध में और आगे के लिए क्या रणनीति अपनानी, उसको समीक्षा करने के लिए आज बैठक की गई है और हम इसको समय समय पर बैठक करते रहेंगे। अगर ऐसे भी कहीं भी सूचना मिलती है, चाहे आप लोगों के माध्यम से हो, समाज के माध्यम से हो, कि किसी क्षेत्र में, किसी संगठन में, किसी इंडस्ट्री में बाल श्रम किया जा रहा है या, तो हम उसमें एक्शन लेंगे और जो भी श्रम प्रवर्तन अधिकारी या श्रम प्रवर्तन एक्ट के तहत। फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रुड़की के थाना भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम मानुबास क्षेत्र में खनन माफियाओं की दबंगई का मामला सामने आया, जहां खनन माफियाओं के द्वारा लगातार अवैध खनन दिन रात किया जा रहा है और मानुबास में किसानों के द्वारा खेत में खनन का ट्रैक्टर ले जाने और रास्ता खराब किए जाने का विरोध करने पर किसान के घर में घुसकर महिलाओं से भी मारपीट और अभद्रता की पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने खनन माफियाओं पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। हमारे यहाँ एक गांव से नदी में रास्ता जाता है, उसी पर हमारा चाचा जी का खेत पड़ता है, मान सिंह जी का। तो कल वहाँ पर जो अवैध खनन वाले ट्रैक्टर ट्रॉली थे, वहाँ 5-6 ट्रैक्टर धसे। हमने चेतक कर्मियों को सूचना दी, इंस्पेक्टर साहब को सूचना दी, इनके खेत में ट्रैक्टर बांट दिया। मुंजी धान की फसल होगी बर्बाद धंसने के बाद।
इंस्पेक्टर साहब ने चेतक कर्मी भेजे, चेतक कर्मी हमें आश्वासन देंगे कि कल से आपके इस घाट पर हम ट्रैक्टर नहीं चलने देंगे, बंद कर देंगे। कोई बात नहीं, हम संतुष्ट हो गए जी। उसके बाद सुबह क्या काम होता, सुबह 5 ट्रैक्टर वहाँ पर फिर धसे, फिर इसके खेत में नुकसान हुआ तो इन्होंने एक वीडियो बना कर उनकी और वहाँ भेज दी थाने में। तो थाने में जैसे इन्होंने वीडियो भेजी, उसी के तुरंत 15 मिनट के बाद जिसके वो ट्रैक्टर थे, वो 10-15 व्यक्ति इकट्ठे होकर यहाँ अवल इसका घर है सामने, इस घर पर पहुँचे। घर पर पहुँचने के बाद इसकी स्कूटी खड़ी थी, यहाँ आकर गाली गलौज करी कि स्कूटी वाला कहाँ है, इसे बुलाओ, इसे हम सही करेंगे, इसका गोली मारेंगे। आया था और हमने उसने कहा भाई तो अपने घर जा, और हमारे बच्चों को मारन छेतन गाड़ी गिरफ्तार देने लगा। मैंने कहा भाई मारा मुंह नहीं बोलने लगा, मेरी लड़की मरी हुई, कह दी मेरी लड़की मरी कोई है, जुबान जबान जागती मर रही। मैंने उसके आगे हाथ भी जोड़े, वो नहीं मानना। फिर वो जी मानना बुला लिया, उसने मारा, छेती करने शुरू कर दी, वो मानना खूब छेत्या हमने। फिर वो दूसरा लड़का आया, हमने वो छेत्या। कितना आदमी थे उस टाइम? तो जी हम औरत इकट्ठी हो रही थी। क्या आपके साथ बदतमीजी करे? हाँ जी, 12 छेती पाई। हाँ, क्या क्या था उनके हाथ में? उनके हाथ में जी वो भी थी, वालियर पायलियर से क्या क्या ले रहे थे, वे भी ले रहे थे। और मैंने हाथ भी जोड़े जी, हमारा मुंह नहीं बोलने का, हमारा खून में मुंह बढ़ रहा, मेरी जुबान जागती मरी हुई, भाई हमारे घर पर ना बोल लो। हरिद्वार में नॉर्सन ब्लॉक के गांव लिबरहेड़ी में बहुत कम समय में स्वच्छ अभियान के तहत सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के एवज में ग्राम प्रधान शबनम को जिलाधिकारी ने शील्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। और जो कि आप कह रहे हैं कि अवार्ड के लिए मुझे इस जिलाधिकारी जी ने जो हमें ये अवार्ड दिया है, सम्मान दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत खुशी हो रही है। और ये जो स्वच्छता सेवा जो पखवाड़ा चला है 15 तारीख से 2 अक्टूबर तक चलेगा, उसी के लक्ष्य में हमने अपने गांव में जगह जगह साफ़ सफाई कराई है। उसके लिए हमने छोटी गाड़ी और ट्रैक्टर की मदद से घरों से कूड़ा एकत्र करवा कर कूड़े घर में निस्तारण करा है। इसी उपलक्ष्य में हमारा काम उन्हें पसंद आया था। यहाँ के जो भी है हमारे गांव के सपोर्ट, गांव वालों ने भी हमें सपोर्ट किया है। जो हमने वर्कर लगा रखे हैं सफाई कर्मी, उनका भी पूरा सपोर्ट था इसमें। उसी हमारा उत्तराखंड का सबसे बड़ा गांव है। लिबरेड़ी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधान को, किसी ग्राम पंचायत को फर्स्ट टाइम सम्मानित किया गया हमारे गांव लिबरेड़ी। जब से आज़ादी से लेकर अब तक के आज तक कभी सफाई की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। सुबह 6 बजे से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और हमारे सफाई कर्मचारी घर घर जाकर गलियों में सफाई करते हैं और कूड़ा एकत्रित करने का कार्य करते हैं। और शाम के लगभग 5 बजे तक ये काम डेली चल रहा है। जब से प्रधान जी हमारे 29 सितंबर 2022 से निर्वाचित हुए और शपथ ग्रहण से अगले ही दिन गांव के प्रवेश द्वार से यानी कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य से ये कार्य शुरू कर दिया था। और ये लगातार कंटिन्यू, एक भी दिन नहीं रुका और ये काम लगातार चल रहा है। लक्सर नगर में बीचों बीच बना फ्लाईओवर ब्रिज इस समय हादसों को चुनौती दे रहा है। आपको बता दें कि फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर बने सड़क में जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं और यहां तक कि सड़क के अंदर से सरिये भी बाहर निकले हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद है लक्सर फ्लाई ओवर ब्रिज के ऊपर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लक्सर ओवर ब्रिज के ऊपर जो सड़क बनी हुई है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। यहाँ तक कि सरिये भी उसके साफ दिखाई दे रहे हैं। लगातार यहाँ से बड़े जो वाहन हैं वे होकर गुजर रहे हैं, लेकिन जो विभाग है वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि लक्सर के जितने भी अधिकारी हैं वे इसी रोड से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन उनको यह दिखाई नहीं दे रहा है। पहले भी कई लोग अपनी यहाँ हादसे में जान तक गंवा चुके हैं, बावजूद इसके लक्सर प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अब देखना यह होगा कि लक्सर प्रशासन इस ओर क्या संज्ञान लेता है। फिरोज अहमद, जन टीवी, लक्सर। खबर लक्सर से है। गांव के आम के बाग में पेड़ पर फंदे से 42 वर्षीय व्यक्ति का शव लटका हुआ मिला। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। लक्सर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भिजवाया। मृतक की शिनाख्त शहजाद पुत्र मकसूद के तौर पर हुई। भारतीय जनता युवा मोर्चा लालकुआ मंडल अध्यक्ष प्रमांशु श्रीवास्तव के नेतृत्व में युवा मोर्चा और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मुख्य चौराहे पर द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने द्वाराहाट के कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट पर गंभीर आरोप लगाए। द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट जी द्वारा जो एक शिक्षक के संग अभद्रता की है, कॉलेज के परिसर में जाकर उनके संग गाली गलौज करी, काफ़ी उल्टा सुल्टा बोला, शिक्षक को बेइज्जती करी शिक्षक की, और हमारी भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी बहुत कुछ बोला है उन्होंने। इसलिए पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा द्वारा जो पुतला फूका जा रहा है, आज हमने लालकुआ में भी
पुतला फूंक के उसका विरोध किया है। मदन बिष्ट कांग्रेस के विधायक है, वहाँ के जो टेंडर था कि मतलब कॉलेज का जो टेंडर आता है उनको नहीं मिला वो टेंडर है, इस चंद पैसों के लिए उन्होंने वहाँ के निदेशक को गाली दी, जो कि सरासर गलत है। वहाँ के कॉलेज के कुछ स्टूडेंट ने वहाँ के उनके खिलाफ नारेबाजी की और वहाँ के कॉलेज में पुतला भी दहन किया गया। इसी को देखते हुए हम पूरे उत्तराखंड में युवा मोर्चा द्वारा पुतला दहन की जा रही है। जो द्वाराहाट में जो यूनिवर्सिटी है, विपिन त्रिपाठी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर जो कॉलेज में टेंडर पास होने थे, वो वहाँ के डायरेक्टर ने टेंडर जो है बीजेपी के किसी नेता को पास करवाए, क्योंकि वो उनकी ईमानदारी के उससे। लेकिन वहाँ जो विधायक थे, मौजूदा विधायक जो है मदन बिष्ट, उनकी ये नाराज़गी जताते हुए उन्होंने उस कॉलेज के डायरेक्टर को भला बुरा कहा, रात में जाके उनके घर में जाके भला बुरा कहा, जो कि सरासर गलत है। और इस चक्कर में पूरे कॉलेज के वहाँ पर भी इनका पुतला दहन किया गया था और पूरे उत्तराखंड में युवा मोर्चा द्वारा भी ये पुतला दहन किया जा रहा है। 7 फरवरी 2021 को रैणी घाटी में स्थित ऋषि गंगा नदी में अचानक जल सैलाब आया। रैणी घाटी में स्थित विद्युत निर्माणाधीन कंपनी ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट उस रोज भीषण तबाही के चलते पल भर में गायब हो गई, जहां हर दिन की तरह कई मजदूर काम कर रहे थे। जल सैलाब की वजह से पल भर में सभी मजदूर गायब हो गए, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चला। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रैणी घाटी। इस रैणी घाटी में 2021 रविवार सुबह 10:30 बजे जबरदस्त तबाही देखने को मिली और खास बात तो यह है कि आज भी इस जगह पर तबाही के सारे मंजर देखे जा सकते हैं, जो कि मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। पहली तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ऋषि गंगा नदी आप देख सकते हैं, जिस नदी में आज पूरे तबाही के नज़ारे साफ साफ देखे जा सकते हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से ऋषि गंगा नदी का विकराल रूप आज भी किस तरह से बना हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये ऊपर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर की तस्वीरें, यहाँ पर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट कंपनी का बैराज हुआ करता था, जो बैराज पूरी तरह से गायब हो चुका है। थोड़ा टनल दिखाई दे रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन साथी से ज़्यादा गुजारिश करूंगा जहाँ इस टनल को भी दिखाएं ऊपर तक। ये देख सकते हैं टनल का नज़ारा। टनल थोड़ा यहाँ पर बचा हुआ जरूर है, लेकिन आप देख सकते हैं पूरी खंडर में तब्दील हो चुकी है ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट कंपनी। नीचे आप देख सकते हैं भयानक रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं आपको। ये देख सकते हैं, ये बैराज साइड, ये देख सकते हैं, ये बैराज साइड है और यहाँ पर कार्य पूरा हो चुका था, लेकिन पूरा देख सकते हैं खंडर में तब्दील हो चुका है। नदी का विकराल रूप देख सकते हैं ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट का। और ऊपर आप देख सकते हैं पुल, जो पुल बीआरओ के द्वारा उस रोज बनाया गया था। नीचे आप देख सकते हैं तस्वीरों में वो पुल का जो दो ढांचे आप साफ साफ देख सकते हैं तस्वीरों में। पुल के थोड़े ढांचे जरूर दिखाई दे रहे हैं आज सबूत के तौर पर, लेकिन अब यहाँ पर इस जगह पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब तो इंसान के इस जगह पर आने में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काफी डर महसूस होता है इस जगह पर आने में। कैमरामैन साथी रोहित रावत के साथ नवीन सिंह, रैणी घाटी। जोशीमठ की उर्गम घाटी की लोकजात यात्रा भगवती नंदा स्नूल को बुलाने मैनवाखाल के लिए 19 छतोलियां रवाना हुई, जो रात्रि विश्राम वंशी नारायण के पास रिखडारा उड़ियार में करेंगी, जहां पंचगई की छतौली के साथ मिलन होगा और रात्रि भर जागर गायन किया जाएगा। उर्गम घाटी में आज से नंदा स्नूल लोकजात यात्रा प्रारंभ हो गई है। आज भगवान भूमि क्षेत्रपाल घंटाकर्ण के सानिध्य में नंदा की जात मेनवाखाल के लिए रवाना हो गई है, जो कि बंसी नारायण के समीप रिखडारा उड़ियार में रात्रि विश्राम करेगी। और भरकी भूमियाल के सानिध्य में भगवती स्नूल को बुलाने के लिए आज भरकी की जात फिरना में विश्राम करेगी, जो कल भनाई बुग्याल में सप्तमी की तिथि को जात होगी। और इधर सप्तमी की तिथि को ही मेनवाखाल में जात होगी और अष्टमी की तिथि को दोनों जगह भरकी भूमियाल और घंटाकर्ण के सानिध्य में सभी छतौलियाँ उर्गम घाटी पहुँचेगी। राजधानी देहरादून में लगातार डेंगू के बढ़ते हुए मामले नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी हुई है। तो वहीं अब नगर निगम भी सख्त होने लगा है, क्योंकि नगर निगम के द्वारा लगातार पूरे देहरादून के अंदर सफाई अभियान चलाया जा रहा है और इसके साथ ही पूरे वार्डों में फॉगिंग कराई जा रही है। मुझे लगता है कि सभी लोग जो है शहरवासी जागरूक हो रहे हैं और जागरूकता के साथ साथ अभी लगातार जो है हमारी वेलफेयर सोसाइटी, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी स्वयं सहायता समूह, इनके साथ लगातार जो है नगर निगम संवाद कर रहा है
और संवाद के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे अनुरोध कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी लगी हुई है। स्वास्थ्य विभाग, कल भी हम उनके साथ बैठे थे, परसों भी बैठे थे, उससे 3 दिन पहले फिर बैठे थे। लगातार उन पे 1-1, 2-2 दिन के बाद हम डेली बैठ रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि इसमें जनता जागरूक हो। हर घर की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी अगर हम स्वयं उठा लें, अपने घर की जिम्मेदारी अगर हम स्वयं उठा लेंगे तो डेंगू को हम 1 हफ्ते में जो है उसको नियंत्रित कर लेंगे। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।